नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और उनका हिंदी में मतलब जानने की कोशिश करेंगे। अभी कुछ सब्सक्राइबर ने बार बार कमेंट किया कि हमें इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, तो आप एक ऐसी सीरीज़ चलाइए जिसमें हम इंग्लिश को रीड कर सकें। अब इंग्लिश को रीड करने के लिए पहले वर्ड को पढ़ना आपको आना चाहिए। वो वर्ड के बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर बना चुका हूँ। उसके बाद सेंटेंसेस हमको पढ़ने आने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ के बताऊंगा कि कैसे हम उन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसका मतलब समझना। तो मतलब समझने के लिए आपको वर्ड मीनिंग आना ज़रूरी है। अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तभी आप पूरे सेंटेंस का मतलब निकाल सकते हैं, उसका सेंस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी लिखनी नहीं आती है तो आप इस वीडियो के द्वारा इंग्लिश पढ़ने लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। ये इंग्लिश पढ़ने लिखने का वीडियो नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 लेसन्स बना चुके हैं, तो मुझे आशा है इससे पहले आपने वो हमारे 9 लेसन्स ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए आज की हम इस वीडियो में रीडिंग शुरू करते हैं। पहले मैं पूरा रीड कर दूंगा आप लोगों के लिए और फिर उसका मीनिंग बताऊंगा। ओके। वी नीड अ हाउस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम बैड वेदर एंड स्ट्रे एनिमल्स। Different areas have different types of houses. Kacha house are found in villages. Pakka houses are found in cities. Tents are temporary houses. ओके अब इसका मतलब हम जानते हैं। वी नीड अ हाउस, हमें एक घर की ज़रूरत होती है। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। हाउस का मतलब घर। हमें एक घर की ज़रूरत होती है टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव करने के लिए। अवर सेल्व्स, खुद का बचाव करने के लिए। अब बचाव हम किससे करेंगे? फ्रॉम बैड वेदर, जो बुरी जलवायु होती है। बुरी जलवायु का मतलब क्या है कि कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, कभी ठंड ज़्यादा हो जाती है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है। इन सब चीज़ों के बचाव के लिए हमें एक घर की ज़रूरत होती है। एंड स्ट्रे एनिमल्स, और जानवरों से, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे बचाओ। कि कुत्ता है, कुत्ता हमारे घर में ना आ जाए, गाय ना आ जाए, या कोई शेर ना आ जाए, या कोई ऐसा जानवर ना आ जाए, कोई भी हमारे घर में ना घुस पाए। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक घर की। तो पहले लाइन का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए सेंटेंस को अगर हम प्योर हिंदी में देखेंगे तो उनके अलग अलग तरह से लिखने का उसका तरीका होता है। हिंदी को भी एक वाक्य को अलग अलग लिखने का तरीका होता है। ओवरऑल हमें क्या आना चाहिए? उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब मीनिंग समझने के, जैसे मैंने वाक्यों को समझाया, तो उनके अलग अलग मतलब अगर हम बिल्कुल इंग्लिश के हिसाब से चलें तो हम कभी उसका सही मतलब नहीं निकाल पाएंगे। जैसे मैं कहूँ वी का मतलब हम होता है, नीड का मतलब ज़रूरत होता है, अ का मतलब हाउस होता है। तो हमें पूरे सेंटेंस का मतलब समझना होता है और उसके अगर हम हिंदी में लिखते हुए चलें तो वो अलग अलग मतलब होते हैं। बट मोटिव ये नहीं है, मोटिव ये है कि पूरे सेंटेंस का हमें समझ में आना चाहिए। अब चलिए दूसरे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। डिफरेंट एरियाज, कहीं पे क्या है? कहीं पे पठारी भूमि है, मतलब लंबी लंबी, कहीं कहीं जंगलों वाला एरिया है, कहीं पहाड़ी वाला एरिया है, और कहीं क्या है? समतल एरिया है। शहरों का अलग एरिया है, गांव का अलग एरिया है। तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के हाउसेस पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के घर पाए जाते हैं। जैसे इग्लू देखा होगा आपने, जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे इग्लू बनाए जाते हैं। शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, गांव में घास फूस के घर बनाए जाते हैं, पहाड़ी इलाके पे अलग तरह से झोपड़ियाँ बनाई जाती है। तो वो क्यों है? क्योंकि डिफरेंट एरियाज हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के हाउसेज वहाँ पे बनाए जाते हैं। अगला है कच्चा हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है? जो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक, मिट्टी, बांस से, घास फूस से बने होते हैं। कच्चा हाउस आर फाउंड इन विलेज। कच्चा हाउस कहाँ पर पाए जाते हैं? विलेजेस में। अब विलेजेस क्या होते हैं? हमारे गांव। गांव में कच्चा हाउस ज़्यादा पाए जाते हैं। पक्का हाउस, पक्का हाउस क्या होता है? जो सीमेंट का बना होता है, जो मजबूत बना होता है। पक्का हाउस आर फाउंड इन सिटीज़। ठीक है, पक्का हाउस कहाँ पे पाए जाते हैं? सिटीज़ में पाए जाते हैं। ठीक। टेंट्स आर टेम्पररी हाउस। जो टेंट होते हैं, जो टेंट लगाकर कहीं पर भी घर बना लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टेम्पररी हाउस होते हैं। पहला टेम्पररी हाउस होता है, दूसरा परमानेंट हाउस। टेम्पररी हाउस क्या होता है? 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या 1 साल के लिए घर बनाया जाता है। और परमानेंट हाउस कितने साल के लिए? या तो 30 साल के लिए, 50 साल के लिए जो परमानेंट हाउस बनते हैं, जो सीमेंट के घर बनाए जाते हैं, तो वो परमानेंट हाउस होते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी तरह के एक और नए अभ्यास की तरफ चलते हैं। फूड helps us to grow. Different types of food help us in different ways. Plant and animals are the
two main source of food. Cooked food is easy to digest. People of different regions eat different types of food. Balanced diet contains proper quantities and proportions of food needed to maintain health and growth. ठीक, ये हमने इंग्लिश में पढ़ लिया, अब हम इसका हिंदी में मतलब जानते हैं. फूड हेल्प्स, जो खाना होता है वो हमारी हेल्प करता है अस टू ग्रो. ग्रो का मतलब बढ़ने में. खाना हम किस लिए खाते हैं? ताकि हमें ताकत मिलती रहे और हम बड़े होते रहे. ठीक है, जिस उम्र में है उस हिसाब से हमारी सेहत भी रहे. ठीक, तो फूड हेल्प अस टू ग्रो. फूड किस में हमारी मदद करता है? ग्रो करने में, बढ़ने में. ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के फूड हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरह के फूड हमें अलग अलग हेल्प करते हैं. जैसे आप गाजर खाएंगे तो उसका एक अलग फ़ायदा है, आम खाएंगे तो उसका एक अलग फ़ायदा या नुकसान है, नींबू अगर आप खाते या पीते हैं तो उसका एक अलग नुकसान या फ़ायदा है. तो हर चीज़ अलग अलग फ़ायदा देती है, इसलिए हमें ये देखना होता है कि हमारी नीड क्या है, उस हिसाब से हम फूड खाते हैं. ठीक, तो यही कह रहा है कि अलग अलग तरह के डिफरेंट फूड्स जो होते हैं वो हमारी डिफरेंट तरह से मदद करते हैं. प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड. जो प्लांट का मतलब पेड़ पौधे, और जो एनिमल्स, जो जानवर होते हैं, वो हमारे मेन सोर्सेज हैं. मेन सोर्सेज का मतलब मुख्यतः हमारा खाना कहाँ से आता है? पेड़ों से या जानवरों से आता है. ठीक है, जानवरों से हम मीट खाते हैं, दूध पीते हैं, और भी कई तरह से अंडे खाते हैं. प्लांट से हम सब्जियां खाते हैं, और कितनी तरह की चीज़ें खाते हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं. आगे देखते हैं, कुक्ड फूड, जो पका हुआ भोजन होता है, इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. जो हमारा पेट है जो डाइजेस्ट करता है सब चीज़ों को, वो कच्चा खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाता जितना पका हुआ खाना डाइजेस्ट करता है. तो हम इसीलिए खाने को पका कर खाते हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, जो अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, जो लोग होते हैं, ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वो अलग अलग तरह के भोजन खाते हैं. पंजाब में रहने वाले लोग पंजाबी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो पंजाब के प्रांत में बनाया जाता है. बिहार के लोग दाल चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और रोटी भी खाते हैं. इसी तरह से केरला के लोग डोसा, ये जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ के लोग अलग अलग खाना खाते हैं. तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि अलग अलग रीजन्स के लोग अलग अलग फूड खाते हैं. ठीक है, उनका फूड टाइप अलग होता है. जैसे साउथ इंडियन आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडियन फूड सुना होगा. तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चीज़ों की पैदावार होती है, इसीलिए वो अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग चीज़ों खाना पसंद करते हैं. ठीक, बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट कंटेन प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रपोर्शंस. जो बैलेंस डाइट उसे कहा जाता है जिसमें प्रॉपर क्वांटिटी हो, कि मिनरल्स आपको कितना लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, या आपको प्रोटीन कितना लेना है, उसका जो एक प्रोपोर्शन बांटा हुआ, सही अनुपात में जो बांटी हुई चीज़ें होती है ऑफ फूड्स नीडेड, जो फूड की हमें ज़रूरत होती है टू मेंटेन हेल्थ एंड ग्रोथ. तो हमें बैलेंस डाइट ये चीज़ बताता है कि हमें कैसा फूड लेना चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए. तो मुझे आशा है ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. जब हम छोटी छोटी शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? लिटिल बिट. जब लिटिल बिट स्टेप्स हम लेते हैं अपनी लाइफ में तो हमें ग्रोथ मिलती है. जैसे थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ना सिखा रहा हूँ, उसका हिंदी मतलब भी आपको सिखा रहा हूँ. तो जैसे ये एक वीडियो है, एक वीडियो से आप थोड़ी बहुत चीज़ सीखेंगे, और इसी तरह की अगर 100 वीडियो आपको मिल जाएगी तो आप काफ़ी अपने आप को ग्रो कर पाएंगे. तो मेरा काम आप लोगों को अलग तरीके से समझाना है, बताना है. अब आपको पसंद आएगी उन वीडियोज़ को तो मैं उस सीरीज़ को आगे चलाऊँगा, अगर पसंद नहीं आएगी तो मैं और कुछ ट्राई करूँगा आप लोगों को देने के लिए. तो आप लोग देखिए क्या इस तरह से आपको समझ आ रहा है, और अगर कोई सजेशन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए. ठीक है, आसान है विद आदित्य चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं. Always be careful and aware in the school, at home and on the road. Accidents can be prevented if we are careful. Always follow the traffic rules. Be calm. काम में क्या होता है? ये L साइलेंट होता है. Be calm and alert in an emergency situation. Emergency situation. Okay? अब इसका हम हिंदी मतलब निकालते हैं. ऑलवेज, हमेशा, बी केयरफुल, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए, एंड अवेयर, और जागे हुए होने चाहिए. जागे हुए का मतलब जागरूक होने चाहिए. इन द स्कूल, स्कूल के अंदर जागरूक होने चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है,
कौन क्या कह रहा है और उसका क्या मतलब है, हमेशा जागरूक रहने चाहिए। एट होम, घर पर, एंड ऑन द रोड, और जब हम रोड पर चल रहे हो तब भी हमें जागरूक रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। घर पे भी जागरूक और केयरफुल रहना चाहिए, और अगर हम स्कूल में जा रहे हैं या किसी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ भी केयरफुल और अवेयर हमें रहना चाहिए। एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड, एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इफ़ वी आर केयरफुल, अगर हम केयरफुल रहें, सावधानी से सभी काम करें, तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। और आप ये ना भूलें कि हम भारत में रह रहे हैं, और एक्सीडेंट जो भारत में होती है वो 70% एक्सीडेंट दूसरों की गलती की वजह से होती है, और वो दूसरे शायद हम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो दूसरा ही होता है। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक, दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। बी काम एंड अलर्ट, हमें काम, शांतिपूर्ण ढंग से काम करना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इन एन एमरजेंसी, जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो, कहीं आग लग जाए, भूकंप आ जाए, या कहीं किसी की कोई नुकसान हो जाए, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ पे काम, शांत रहना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, अलर्ट रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ उस आदमी की मदद के लिए, या अगर हम खुद उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि इंग्लिश की रीडिंग और उसको समझना आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत आया होगा, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। इसमें हमने इसका हिंदी अनुवाद भी आपको बताया ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। अब बेसिक पढ़ने लिखने की, थोड़ी बहुत ग्रामर की, थोड़ी बहुत इंग्लिश स्पीकिंग की, सभी चीज़ें मैंने आपको 280 वीडियोज़ में अपलोड करा रखी है, और ये 10 वीडियो की सीरीज़ मैंने दोबारा से चलाई है, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ों का, अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी है तो इन वीडियो से और आपकी आपकी इंग्लिश बेहतर हो। AMT क्लासेस पर हमने हिंदी की 60 मात्राओं में सभी वीडियोज़ बनाई हुई है, जितनी भी हिंदी की मात्राएँ होती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए आप आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, और हिंदी सीखने के लिए AMT क्लासेस से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपको कोई इसमें त्रुटि लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, और अगर आपको ये इंग्लिश पढ़ने लिखने की तकनीक अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।